Respected guests, dignitaries, community leaders, my fellow parents, and lovely children. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon you. Peace be upon you. First, before starting, I'd like to have an announcement. You can continue with your video, but please refrain switching on your mic unless requested during the question and answer session. As Cardinal Fix said, it is not what you achieve, it is what you overcome that defines your career. Today, our topic is about the same, opportunities in commerce stream. And we are honored to have a privilege to have among us the distinguished guest speaker, Mr. Mohammad Najmuddin, who is having various degrees in different fields, specialized in MA Sociology, MAd, MPhil in Education, PhD in Career Guidance and Counseling, ex-faculty in Milia College, B. In Mumbai, he also known as an encyclopedia of full knowledge about college, universities, and their respective courses. Yesterday, we had a great session on arts, humanities field. Today, we wish to continue our second evening dedicated to commerce stream. Inshallah, tomorrow, we'll be having our session on science stream. Without taking much time, I, Rizwan Ahmed, behalf of Parent Welfare Association, I welcome you all, and I hope you will get maximum benefit from this program. From Mr. Najmuddin, Mr. Mohammad Najmuddin. Sir, please, over to you. I'll come back on question and answer session. Thank you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Parents Welfare Association के करियर गाइडेंस सीरीज के आज दूसरे दिन हम आपके सामने हाजिर हैं करियर इन कॉमर्स फील्ड में। लास्ट डे कल हमने जो डिस्कशन किया था डिफरेंट कोर्सेज के सिलसिले में कि आर्ट्स फैकल्टी के लिए कहाँ एडमिशन की अपॉर्चुनिटीज पूरे भारत में है, और हमने उन अपॉर्चुनिटीज का रेफरेंस आपको दिया था जो अपॉर्चुनिटीज नेशनल लेवल की हैं और जो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं और जिसमें आप एडमिशन लेके अपना करियर ब्राइट कर सकते हैं, अपने घर अपने समाज को सही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कल के कुछ सिग्निफिकेंट नेशनल लेवल के इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स थे और जो डिफरेंट यूनिक कोर्सेज के सिलसिले में मैं जस्ट एक रेफरेंस देते आगे चलूंगा, इसलिए कि कल के जो कोर्सेज का हमने रेफरेंस दिया था वो तमाम कोर्सेज कॉमर्स स्ट्रीम के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन है। जहां आर्ट्स फैकल्टी का स्टूडेंट्स कल के कोर्सेज से एडमिशन ले सकता था, आज कॉमर्स स्ट्रीम के जो बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट में कल के कुछ सेलेक्टेड कोर्सेज का तस्करा करूंगा ताकि वो भी उसको सुन ले, उनके लिए भी उसमें एडमिशन ओपन है। भारत में हमने कल आपसे कहा था कि 12th आर्ट्स के बेसिस पर, कॉमर्स के बेसिस पर या साइंस के बेसिस पर जो टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं जो 12th के बाद एडमिशन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 12th स्टैंडर्ड, तो वो कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज तो है आप ये देखिए कि हमने तस्करा किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजीज का, NIFT का। फैशन टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत के मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में चलने वाले सबसे टॉप के फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं ये। यहाँ पर एडमिशन के लिए नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होगा 12th के स्टूडेंट्स के लिए, और 3 साल का डिग्री कोर्स होगा यहाँ पर फैशन डिजाइनिंग में, फैशन टेक्नोलॉजीज में और डिफरेंट स्पेशलाइज्ड मैदान में। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। दूसरा हमने तस्करा किया था कि नेशनल लेवल पे लॉ के जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है भारत में, जो लॉ की क्वालिटी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है, ये हाईली जो है कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट्स हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नाम से। 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कॉमर्स के हों, आर्ट्स के हों या साइंस के, दे कैन अपीयर, दे कैन गेट एडमिशन।
उस एंट्रेंस का नाम होता है क्लैट, CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। लॉ के मैदान में भारत में सेकंड पोजीशन पे NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का नंबर आता है। ये इंस्टीट्यूट अपना इंडिपेंडेंट एंट्रेंस कंडक्ट करता है, ऑल इंडिया लॉ एडमिशन टेस्ट, लॉ एंट्रेंस टेस्ट, AILET के नाम से। ये भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉ के एडमिशन के लिए। हमने तस्करा किया था कि वो स्टूडेंट्स जो इस कंपटीशन में समझे कि सक्सेस नहीं हो सके, उनके लिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है भारत भर में, वो प्राइवेट में कुछ टॉप के इंस्टीट्यूट्स का हमने तस्करा किया था आपके सामने कि वहाँ भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज का स्टेटस रखते हैं और वो भी इंडिपेंडेंट अपना एंट्रेंस कंडक्ट करके एडमिशन देता है। वो कुछ इंस्टीट्यूट्स है। तो इस तरह से NLUs हैं, प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है, और उसके बाद आपके लिए स्टेट लेवल के जो लॉ कॉलेजेस है, तो स्टेट लेवल के CET के थ्रू आपको एडमिशन वहां मिलेगा। हमने आपसे कहा था कल के आपको नेशनल लेवल पर होटल मैनेजमेंट के कई लेवल के कोर्सेस और टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स आपको मिलेंगे। हम सिर्फ आपके सामने टॉप लेवल के जो इंस्टीट्यूट है, जो नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू रन होते हैं, और यहाँ एडमिशन ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट के थ्रू होता है, जो JEE के नाम से जाना जाता है, जिसको नाटा कंडक्ट करता है। JEE IIT वाला अलग है, JEE होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी जो NCSM के अंडर में चलता है वो अलग है। जो नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी के अंडर में इंस्टीट्यूट चलते हैं, उसमें जो कोर्स रन होता है उसको BSc हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कहते हैं। उसके बाद हमने आपसे तस्करा किया था कि आपके लिए डिजाइनिंग के मैदान में टॉप लेवल के जो इंस्टीट्यूट है, जैसे IIT हैदराबाद है, IIT गुवाहाटी है, IIT मुंबई है, IIIT जबलपुर है। तो ये 4 इंस्टीट्यूट में जो हाईली स्टैंडर्ड लेवल का डिजाइनिंग के बैचलर इन डिजाइनिंग का कोर्स होता है, ये कोर्स के लिए एडमिशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के भी हैं जो आज सुन रहे होंगे, कल सुनने वाले बच्चे जो साइंस के होंगे, they are also eligible to appear in this entrance examination, and after getting best score they can get admission in the 4 reputed institutes for designing course and degree. डिजाइनिंग की और भी इंस्टीट्यूट है, मैं अभी तस्करा नहीं कर रहा आपके सामने, जस्ट एक सरसरी एट ए ग्लांस हम कल की रिवाइज कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे जो कॉमर्स के स्ट्रीम के बैठे हैं आज, वो ये समझे कि हमारे लिए भी ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप देखते हैं कि कल हमने आपके सामने तस्करा किया था कि इकोनॉमिक्स के मैदान में आपको इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल करने के लिए कई इंस्टीट्यूट्स हैं भारत में जो अपना एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं। लैंग्वेजेस में CPhil इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, हैदराबाद, लखनऊ और शिलोंग में 3 सेंटर हैं। यहाँ पर MA इंग्लिश के लिए ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है। वो एंट्रेंस एग्जाम तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो क्वालिटी के साथ अपने आप को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने आपको कहा जो बच्चे बहुत ज्यादा सेंस रखते हैं, आर्टिस्टिक सेंस रखते हैं, और फिल्म और इंडस्ट्री में और डायरेक्शन के मैदान में और फोटोग्राफी के मैदान में अपना बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हासिल करना चाहते हैं, तो भारत में फिल्म एंड TV इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे और चेन्नई में है, उसके भी तीनों फैकल्टीज के स्टूडेंट्स, तीनों स्टूडेंट्स और आर्ट्स साइंस के, दे आर एलिजिबल टू अपीयर देयर नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, गेट एडमिशन देयर। उसके बाद हमने देखा कि आपके लिए इंटीग्रेटेड MBA है। ज़ाहिर बात है MBA हम जनरली डिग्री के बाद का कंसेप्ट हमारे जहन में, लेकिन लास्ट 10 ईयर से पर्टिकुलरली भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। 5 years इंटीग्रेटेड MBA और 5 years इंटीग्रेटेड MBA अब एवरेज इंस्टीट्यूट में भी है और लोअर ग्रेड के कॉलेजेस में भी इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन नेशनल लेवल पर आप देखते हैं कि IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो भारत के सबसे टॉप के इंस्टीट्यूट होते हैं मैनेजमेंट के, वो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, ये 2 ऐसे इंस्टीट्यूट है IIM के जो 5 साल, जैसे जहाँ ग्रेजुएशन के बाद 2 साल MBA रन करते हैं, वही ये इंस्टीट्यूट 5 years इंटीग्रेटेड MBA का कोर्स रन करते हैं ऑल इंडिया लेवल पर एंट्रेंस कंडक्ट करके। इनका जो एंट्रेंस होता है ऑल इंडिया लेवल का,
ये एंट्रेंस एग्जाम में 12th साइंस आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट बैठेंगे और इसकी एंट्रेंस के स्कोर के बेसिस पे अगर IIM रोहतक या इंदौर में आपका एडमिशन नहीं होता है तो इसके स्कोर को भारत के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी फॉलो करते हैं, जैसे SP जैन है मुंबई का, नरसी मोहनजी इंस्टीट्यूट है मुंबई का। इस तरह के इंस्टीट्यूट भारत में जो प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज है वो भी IIM रोहतक और इंदौर के इंटीग्रेटेड MBA के ऑल इंडिया एंट्रेंस के स्कोर को फॉलो करते हुए एडमिशन देते हैं। तो ये चंद अपॉर्चुनिटीज थी जो 12th आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आती हैं। आज हम पर्टिकुलरली उन कोर्सेस का जिक्र करेंगे जो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए खास तौर पर ज्यादा बेनिफिशियरी है, वो ज्यादा कोप अप कर सकते हैं, वो ज्यादा क्वालिटी के साथ उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसलिए आज के भी जितने मैं चीजें आपके सामने रखूंगा उसमें ऐसा नहीं है कि कोई आर्ट्स का स्टूडेंट या साइंस का स्टूडेंट एंट्री नहीं कर पाता। एंट्री की परमिशन होना एक अलग चीज है, लेकिन कॉमर्स का बैकग्राउंड के साथ आगे बढ़ते हुए इन मैदानों में एंट्री पाना इट्स वेरी डिफरेंट थिंग। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। कॉमर्स में जो करियर की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल है, तो कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हम मुख्तसर में कौन इसका तज़किरा करेंगे। स्लाइड्स प्लीज। आप देखिए कि सबसे पहले बहुत लिक्विडेटिव करियर कॉमर्स के मैदान में जो सुने जाता है, डिस्कशन में होता है, आमतौर पर बच्चे उसके ख्वाब देखते हैं, बहुत से पेरेंट्स उसके लिए कोशिशें करते रहते हैं, वो करियर है CA का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का करियर है। आप देखते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के करियर के लिए हर मुल्क में, जैसे भारत में उसकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी है कि जो CA के एजुकेशन, उसके सिलेबस, उसके सिस्टम को कंट्रोल करते हुए वहां से इस तरह का मैन पावर प्रोड्यूस करे। तो वो जो स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको हम कहते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI शॉर्ट फॉर्म उसका होता है। दिल्ली इसका हेड ऑफिस होता है। नेक्स्ट प्लीज। इसके ये इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है CA का एग्जामिनेशन, और पॉलिसी डिजाइनिंग अथॉरिटी यही होती है कि उसके स्टेप्स क्या होंगे, उसके रूट्स क्या होंगे वगैरह वगैरह। हम पहले देखते हैं कि CA का जो है क्या डिमांड है, क्या सिचुएशन है एट प्रेजेंट भारत में और पूरे ग्लोबल लेवल पर। तो आप देखिए कि लास्ट टाइम टाइम्स ऑफ इंडिया की जो एक सर्वे रिपोर्ट थी, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से आप देखते हैं कि भारत में 2.82 जो है लाख CA जो रजिस्टर्ड है एज ए CA चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI के रजिस्टर्ड CA हैं पूरे भारत में। ज़ाहिर है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जितने CA वहां से निकलेंगे उनको रजिस्ट्रेशन करती है, एग्जैक्ट डाटा उनके सामने होता है। लेकिन ये कहा गया है कि उसमें से सिर्फ 1.25 लाख जो है जो CS है वहां से पास आउट होने वाले, वो फुल टाइम एक्टिव है अपने प्रोफेशन में, मतलब सिर्फ वही काम कर रहे हैं जिस काम के लिए वो वहां से फारिग होते हैं। बाकी के और भी लिक्विडेटिव जॉब में हो सकता है वो डाइवर्ट हो गए होंगे, लेकिन एक सर्वे ये कहता है कि एक्टिव फुल टाइम जो है CA के तौर पर ये काम करने वाले, मतलब ये हुआ कि 44% CA जो पास आउट होके निकले हैं वो एक्टिवली वर्किंग पोजीशन में मार्केट में नजर आते हैं। आप देखिए कि सर्वे ये बताता है कि भारत में 6.8 से 7 करोड़ जो है टैक्स पेयर हैं, 6.8 से लेकर 7 करोड़ प्लस, मतलब 7 करोड़ से कुछ ज्यादा ही टैक्स पेयर जो है पूरे भारत में रहते हैं। तो रेशो अगर एक रफ रेशो निकालेंगे आप तो 1:700 टैक्स पेयर का रेशो आता है एक CA के अंडर में। तो इसलिए नेक्स्ट प्लीज। आप ये देखिए कि जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GST भी जो है इम्प्लीमेंट किया है 3-4 साल पहले, GST के इम्प्लीमेंटेशन के बाद मार्केट के जो नीड है वो मार्केट के एक्सपर्ट्स, फाइनेंस के और अकाउंटेंट्स की एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 5 to 10 टाइम्स डिमांड GST के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से भारत में इसका बढ़ गया है। ये मतलब एक अच्छा डिमांड आपको इसमें मिलेगा। आप देखते हैं कि जितने
जॉब के जो पोर्टल्स हैं पूरे जो है ग्लोबल लेवल पे कई नाम है, उसमें से मैंने चंद आपके सामने रखे हैं। जो naukri.com के तौर पर है, इंडीड जॉब्स एक पोर्टल है जॉब्स का, और मॉन्स्टर जॉब एक पोर्टल है। इन पोर्टल्स पे आपको वैकेंसी पोजीशन बताता है कि सीए के लिए एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है। तो सितंबर 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से आप देखते हैं कि नियर अबाउट सभी स्पेशलाइज जो स्पेशलाइजेशन के जो सीए लगते हैं, सीए में कंप्लीट करने के बाद बहुत से सीएस ऐसे होते हैं जो अपने आप को पर्टिकुलर मैदान में जो है स्पेशलाइज कर लेते हैं। अच्छा, टोटल सीए की जो नीड थी इंडस्ट्री में वो थी 80,000 की। जाहिर बात है कि ये 1 साल पहले का रिपोर्ट है, उसमें तो और इजाफा ही हुआ होगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्या काम करता है सीए? तो आप देखते हैं कि उसके लिए अकाउंटिंग का काम है। सीए जो मेन उसका नेचर वर्क हम जो देखते हैं कि मुख्तलिफ फर्म्स है, मुख्तलिफ बिजनेस है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं, तो तमाम के जो है अकाउंटिंग जो का काम है। उसके बाद इंटरनल ऑडिटिंग का जो काम होता है वो सीए ही करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम जो होता है इंडस्ट्रीज में, मतलब आने वाले प्रोडक्ट कि क्या सिचुएशन होगा, उसके कॉस्ट क्या निकलेगा, सारी चीजें वही करेगा। टैक्स मैनेजमेंट का तो काम ये कि उस बिजनेस में, उस कारोबार में, उस इंडस्ट्री में जो अर्निंग है उस पर जो है टैक्स का कैसे जो है पेमेंट हो सकता है, टैक्स कहाँ बच सकता है, कितना कम से कम टैक्स पेयर हो सकती है वो कंपनी, वो इंडस्ट्री, वो पर्सन, उसका पूरा मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी सीए पर होती है। आप देखिए कंसल्टेंसी के तौर पर जो है भी काम करता है सीए फाइनेंस के मैदान में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सीए का जो स्कोप्स है, कहाँ कहाँ जॉब्स के, सर्विसेज के और उसको अर्निंग के सोर्सेस हो सकते हैं, हम ये देखते हैं कि सीए का जो है मुख्तलिफ मैदानों में है, बिजनेस में है, इंडस्ट्रीज में है। कई ऐसी कंपनीज है, एमएनसीज है, भारत के पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है। जो बड़े कंपनीज है वो सीए की बाज़ाब्ता इंडिपेंडेंट टीम अपने पास रखती है, अपॉइंटमेंट देके बाज़ाब्ता उनको एज ए सर्वेंट, एज ए समझे कि उनको वहां रखती है। सीए जो है उनके सेकंड जो पोजीशन होती है सीएम फर्म। सीए अपना एक फर्म स्टैब्लिश करेगा जहां पर क्लाइंट्स आएंगे अपने डिफरेंट फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर, और वो वहां उसको हल करने की कोशिश करेगा। कैपिटल मार्केट में उसको काम के मौके होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में उसको काम के मौके होते हैं। आप देखिए कि उसको अलग अलग कंपनीज में जॉब के, अलग अलग फर्म्स में जॉब के मौके होते हैं। ओवरसीज में, भारत के बाहर पूरे दुनिया में जॉब्स के मौके भारत के सीएस को होते हैं, इसलिए कि वो दुनिया में बहुत सी चीजें कॉमन पाई जाती है, बिजनेस को और उसके लॉज को और उसके बाकी तफसीलात को लेकर। और उसके अलावा चूंकि लास्ट 20-25 ईयर से आप देखते हैं कि इंटरनेट और कंप्यूटर के एडवांस एप्लीकेशन की वजह से केपीओ जो इंडस्ट्री है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में, उसमें ये एक उसका एक हाईएस्ट एडवांस वर्जन कहिए उसको, कि इस तरह के जो एक्सपर्ट लोग हैं जो फाइनेंस और अकाउंट्स के मैदान के हैं, कई बाहर के लोग अपने जॉब को यहाँ जो है आउटसोर्स करते हैं। तो अकाउंट्स के, ऑडिटिंग के मुख्तलिफ जॉब्स को आउटसोर्स करने वाली कंपनी जो यहाँ काम भेजती है, तो इस तरह सीए को काम यहाँ के केपीओज में भी अवेलेबल हो सकता है। जो लोग टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी टीचिंग में, अकाउंट्स पढ़ाने का, ऑडिटिंग का, मुख्तलिफ जो है बच्चे की कोचिंग क्लासेस का, मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में, एमबीए इंस्टीट्यूट्स में जॉब के एज ए प्रोफेसर वो अपना काम कर सकते हैं। आप देखिए कि उसके ये जो सिचुएशन सामने आने के बाद में भी पॉसिबल, आप में से कई लोग ऐसा सकते हैं कि आपको सीए करने का मन बने, सीए करने की ख्वाहिश आपको पैदा हो, पहले से कोई प्लानिंग आप कर रहे हो। उस प्लानिंग में ये होता है कि आप के लिए ये सवाल पैदा हो कि सीए कैसे बना जा सकता है, क्या उसके स्टेप्स हैं, अभी से क्या उसकी तैयारी की जा सकती है। तो जो उसका पहला रूट होता है सीए का, आप देखते हैं कि उसमें पहला एग्जाम होता है उसका फाउंडेशन का। तो फाउंडेशन एग्जाम के लिए आपको, आप जब 12th में होते हैं, 12th आप कॉमर्स से पढ़ रहे हैं, जैसे प्लानिंग करने वाले हैं, आज जिन बच्चों ने 10th का एग्जाम किया है, वो 10th का एग्जाम देने वाले बच्चे अभी से ये
मन बना ले कि वो 11th कॉमर्स को एडमिशन लेंगे, कॉमर्स को एडमिशन लेके सीए फाउंडेशन का जो सिलेबस है वो सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जब वो बच्चे 12th में आएंगे तो 12th में आने के बाद पहला काम होगा उनका, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना 12th के बेसिस पर। तो 12th का जो पहला स्टेप है फाउंडेशन के लिए, तो फाउंडेशन के एग्जाम में वो स्टूडेंट अपीयर हो सकते हैं जो जिसने 11th और 12th कंप्लीट किया है या कंप्लीट कर रहे हैं, अभी उनका फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, तो उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन का जो है मौका होता है उसमें। आप देखते हैं कि उसके बाद दूसरा स्टेप होता है, 4 महीने का उनका अपना स्टडी पीरियड होता है रजिस्ट्रेशन के बाद। जो सीए फाउंडेशन का जो भी कोर्स और असाइनमेंट उनके दिए जाएंगे वो 4 मंथ्स के बाद। तीसरा स्टेप आप देखते हैं कि उसको सीए के एग्जाम में सेकंड में अपीयर भी होना है। थर्ड स्टेप में उसको इंटरमीडिएट कोर्स के लिए अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है। इंटरमीडिएट उसका जो एग्जाम का जो सेकंड स्टेप है, उस सेकंड स्टेप में आप देखिए कि डायरेक्ट एंट्री का भी चांस होता है ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट ये चाह रहे थे कि हमको सीए करना है लेकिन 12th के बाद से उनको कोई मौका नहीं मिला, लेकिन अगर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और कॉमर्स में ग्रेजुएशन है अगर उनका, तो कॉमर्स ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को अगर 55% अचीव करते हैं तो दे कैन अपीयर फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन डायरेक्टली। अगर नॉन कॉमर्स या नॉन मैथमेटिक्स नॉन स्टैटिक्स बैकग्राउंड के graduates होंगे तो they have to achieve 60% marks, only then they can appear for intermediate examination, which is the second examination step of CA। आप देखते हैं कि ये जो स्टेप्स हैं, इस स्टेप में आप देखिए कि जो कंप्यूटर के कोर्सेस हैं वो कोर्सेस उनको कंप्लीट करने पड़ते हैं। उसमें होता है 4 हफ्तों का एक कंप्यूटर कोर्स होता है उसके लिए। तो 4 weeks इंटीग्रेटेड कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, ये कोर्स इनको कंप्लीट करना पड़ता है इंटरमीडिएट एग्जाम से पहले ही। उसकी जो 5वीं स्टेप हम देखते हैं, कंप्लीट 8 months स्टडी जो है कोर्स ऑफ सीए इंटर्नशिप एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, वो इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए अपीयर होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए उसकी जो 6ठी स्टेप है, ज्वाइन 3 years आर्टिकलशिप। मतलब आपके पहला एग्जाम अगर हम बीच के स्टेप स्किप कर दें जो रजिस्ट्रेशन के और डिफरेंट सॉफ्ट स्किल के प्रोग्राम के हैं, तो उसमें अगर सिर्फ एग्जाम के स्टेप पर हम आते हैं तो पहली स्टेप फाउंडेशन एग्जाम, दूसरी स्टेप इंटरमीडिएट एग्जाम और तीसरी स्टेप है उसकी ज्वाइन करना है उनको फाइनल एग्जाम के लिए। मोटे तौर पर हम बीच के अगर छोटी छोटी स्टेप्स अगर हम स्किप भी करते हैं तो मोटे तौर पर आपको यह समझना है कि सीए बनने के लिए आपको ये 3 स्टेप से गुजरना है। पहली स्टेप फाउंडेशन एग्जाम क्वालिफाई करना है 12 के बेसिस पर, दूसरी स्टेप आपको क्वालिफाई करना है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, और तीसरी स्टेप होती है वो 3 साल का आपको जो है आर्टिकलशिप आपको करनी पड़ती है बाज़ाब्ता। वो 3 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद यू कैन रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की सोसाइटी में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस तरह से इसके ये स्टेप्स हैं कंप्लीट आपको सीए का कोर्स कंप्लीट करने में। तो इस तरह से ये इसकी डिटेल है। नेक्स्ट प्लीज। आप देखते हैं कि कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम जो मशवरे दे इस सिलसिले में रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कि आप कॉमर्स को एडमिशन लेने के बाद मेन जो सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, जनरली अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट होता है आपको, इकोनॉमिक्स होता है आपको, बुक कीपिंग सब्जेक्ट होता है आपका। तो ये जो सब्जेक्ट होते हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत यूजफुल होते हैं सीए के फाउंडेशन के एग्जाम के लिए भी, फर्दर एग्जाम्स के लिए भी। मेरा मशवरा ये होगा इस सिलसिले में कि आपने जब प्लानिंग कर दी है, अगर आपको सीए को जाना है तो आपके लिए जितने टूल्स अवेलेबल है मार्केट में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, उसको आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए आपसे। अब देखिए कि आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स है यूट्यूब पे जो अवेलेबल है आपके लिए। तो मैंने मिसाल के तौर पर कुछ मुझे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की यहाँ मार्केटिंग करना मकसद नहीं है और वो मार्केटिंग के जल में ना आए, तो मैं आपके सामने ये रखूं कि कुछ आपकी हेल्प के लिए ताकि आप अपने करियर की शुरुआत इन चीजों को देखते हुए कर सकें। नीरज रॉय अरोरा है, उनकी अपनी वीडियो लेक्चर्स है यूट्यूब पे, उसको देखिए। सीए इंडिया के नाम से यूट्यूब पे आपको
फाउंडेशन की अलग अलग जो है और इंटरमीडिएट की और सीए फाइनल से रिलेटेड आपको वीडियोस है, उसको देखिए आप। सीए फाउंडेशन क्लास के नाम पे वीडियोस अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। ICAI सीए ट्यूब के नाम से आपको वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर। आप इन यूट्यूब पर डिफरेंट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को जज कीजिए कि आपकी पर्सनालिटी, आपका नॉलेज, आपका सब्जेक्ट का जो अटैचमेंट कितना है, कितना वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आपका, ताकि आपको उस करियर में सिलेक्शन में ये हेल्प कर सकेंगे आपको। आप अगर जब तैयारी में लग जाते हैं बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन वगैरह करके या रजिस्ट्रेशन से पहले भी, जाहिर बात है कि आपकी प्लानिंग 11th के शुरू से होगी और आपको अपीयर होना है एग्जाम में 12th के बाद फाउंडेशन कोर्स में। तो 2 साल, ऐसा नहीं होता है कि 2 साल के बाद फाउंडेशन एग्जाम है और 2 साल बाद देखेंगे क्या होता है और उसके बाद तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं। पूरे भारत में बच्चे जो सीए की प्लानिंग करते हैं, तो जैसे ही उनके 10th का एग्जाम खत्म होता है, 10th का एग्जाम खत्म होते वो सीए फाउंडेशन के डिफरेंट सिलेबस को और उसके यूट्यूब पे लेक्चर्स को, इंटरनेट पे जो अवेलेबल मटेरियल है या उनके शहर में जो प्राइवेट कोचिंग अवेलेबल है, वो ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो आपके लिए एक टूल ये है कि यूट्यूब पे जो वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। दूसरे पेन ड्राइव्स हैं, इसके मिलते हैं। आप गूगल सर्च में जाइए और सीए फाउंडेशन या सीए पेन ड्राइव्स डालिए, तो आपको इसमें पूरी लिस्ट आना शुरू हो जाएंगे अलग अलग जो एक्सपर्ट्स की। वो लिस्ट में आएगा सीए फाउंडेशन के पेन ड्राइव, सीए इंटरमीडिएट के पेन ड्राइव, सीए जो है फाइनल के पेन ड्राइव्स। सीए अगर फाउंडेशन की पेन ड्राइव ले रहे हैं आप, तो उसमें भी आपको बायफर्केशन नजर आएगा अलग अलग सब्जेक्ट के, मैथमेटिक्स के, इकोनॉमिक्स के, अकाउंट्स के, और ऐसे भी ड्राइव पेन ड्राइव मिलेंगे जो आपको पूरे क्लब किए हुए होंगे, ऑल सब्जेक्ट्स की एक पेन ड्राइव होंगी। ये पेन ड्राइव जो कंपनीज बनाती हैं, वो कंपनीज का एक समझे कि रूल्स ये होता है कि बाज पेन ड्राइव आते होते एक बार लेक्चर सुनो, वाइप आउट हो जाता है, दोबारा उसको नहीं सुन सकते आप। बाज ने अब ये इम्प्रूवमेंट किया है कि टाइम शेड्यूल उसके साथ अटैच किया है कि ये जितने लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर्स अवेलेबल लेक्चर्स को आप 200 घंटे में सुन सकेंगे। 200 घंटे के बाद आपका टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा सुनने का। इस तरह की कंडीशन के साथ मार्केट में पेन ड्राइव्स अवेलेबल हैं आपको। उसके अलावा डिफरेंट जो है आप लर्निंग एप्स आ गए हैं अभी। मतलब आप बहरीन में रह रहे हैं, गल्फ में रह रहे हैं, किसी कंट्री में रह रहे हैं, मुल्क के बाहर है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपके लिए CBSE का 11th-12th का कॉमर्स का जूनियर कॉलेज तो बहुत अच्छा मिला है, लेकिन सीए की कोचिंग के कोई क्लासेस वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो ये स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी जो है रिसोर्सेस है आपके लिए कि डिफरेंट जो लर्निंग एप्स है, लर्निंग एप्स में अलग अलग एप्स आपको मार्केट में अवेलेबल है। जैसे learncap.com है, स्टडी जो है @home.com है। अब नए नए जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं लर्निंग एप्स वाले, बायजूस वगैरह, वो भी इस मैदान में उतरने के इम्कान आता है। तो एट प्रेजेंट आपको 7-8 अलग अलग लर्निंग एप्स अवेलेबल है। खाली ये है कि आप लर्निंग एप्स में ये देखें कि आपके लिए कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है। उसमें आपको आपके लिए वीडियो लेक्चर्स भी हो, स्टडी मटेरियल हो, आपके टेस्ट सीरीज उस पर चलती रहे, आपका जो डाउट सेशन हो उस पर आपके डाउट क्लियर करने का मौका हो, कांस्टेंट आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो, क्वेश्चन बैंक हो, उसमें आपका कांस्टेंट जो परफॉर्मेंस है उसका एवेल्युएशन प्रोसेस उसमें स्ट्रांग हो। ये अगर 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर वो पेन ड्राइव में है या ऐप में है, तो वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, चार्जेबल होता है। जो भी चार्ज उसका होता है पेड करके आप अपने घर, अपने शहर, अपने अम्मी अब्बा के साथ रहते हुए ये कोर्स कंप्लीट कर सकता है। दूसरा सबसे लिक्विडेटिव करियर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के, तो CMA कहते हैं इसको। CMA के भी इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसका भी शॉर्ट फॉर्म ICAI ही के तौर पर आता है। अब ये CMA जो है कि क्या सिचुएशन है, आइए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। CMA आप देखिए कि आपको जो स्टैट्यूटरी बॉडी इस मुल्क में काम करती है, उसकी क्या सिचुएशन है, कितने स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं।
तो उसकी एक सिचुएशन आपके सामने आती है कि उस बॉडी के तहत चलने वाले CMA कोर्स के लिए कितने बच्चे ने एनरोल किया है अपने आप को। तो आपको लगेगा कि 5 लाख प्लस बच्चे एट प्रेजेंट CMA मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, अलग अलग उनके फाउंडेशन और इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। एट प्रेजेंट उनके पास जो पास आउट होने वाले मेंबर्स की जो तादाद है वो 75,000 CMA एट प्रेजेंट भारत में आपको एक्टिव आपको नजर आएंगे। 4 इनके रीजनल जो है ऑफिसेस हैं, नियर अबाउट 98 इनके चैप्टर्स हैं, अलग अलग शहरों में इनके रिप्रेजेंटेशन करने वाले, इनके अपने कामों को अंजाम देने वाले। गल्फ में तकरीबन ओवरसीज में 9 जो है इनके सेंटर्स हैं। मे बी पॉसिबल गल्फ में आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर ये सेंटर हो, आपको इसको इंटरनेट पर आप उसको देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ ओवरसीज ऑफ CMA के नाम से। उसके बाद आप देखते हैं कि ये इसकी जो स्टेटस है, ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो है CMA इंस्टीट्यूट कहलाता है और वर्ल्ड का 2nd नंबर का ये इंस्टीट्यूट है। तो ये मतलब कि कितना डिमांड में ये इंस्टीट्यूट है, इससे आपको पता चलेगा कि कॉमर्स फील्ड के इस मैदान में इंटरेस्टेड कितने स्टूडेंट होते हैं। मोटो बड़ा इनका प्यारा है, वो मोटो ये है कि स्टूडेंट फ्रेंडली सिलेबस एंड इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टूडेंट्स। बहुत ही खूबसूरत मोटो के साथ यहाँ पर एजुकेशन का प्रोसेस चलता है और बाकी पूरा डिजाइन जो किया हुआ है सिलेबस को उसी अंदाज से किया हुआ। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्लीज। अब CMA बनना है आपको तो उसके रूट्स क्या हैं? तो इसका जो पहला स्टेप है, इसका भी पहला स्टेप सेम है, फाउंडेशन नाम है उसका भी, फाउंडेशन कोर्स है, अंडरस्टूड है। फाउंडेशन कोर्स के लिए +2 के बेसिस पर एडमिशन मिलेगा आपको, 12वीं में आप रहेंगे उस वक्त और रजिस्ट्रेशन आपका होगा। रजिस्ट्रेशन ओपन थ्रू आउट द ईयर, मतलब साल भर रजिस्ट्रेशन उसका ओपन होता है। अगर आप साल में 2 एग्जाम होते हैं इसके, एक एग्जाम होता है जून में, एक एग्जाम होता है दिसंबर में। अगर आप जून में एग्जाम देना चाहते हैं तो अप्लाई बिफोर 31 जनवरी ऑफ दैट ईयर। मतलब इस साल अगर कोई बच्चा 12th में पढ़ रहा है और चाहता है कि CMA के फाउंडेशन के एग्जाम को बैठे, तो इस साल उसको समझे कि जनवरी 31 जनवरी 2021 इस साल उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और वो अपीयर होगा जून 2021 में। जो दिसंबर के एग्जाम को अपीयर होना चाहता है उसको 31 जुलाई से पहले उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब देखिए कि हम इसका एनालिसिस लास्ट में करेंगे। फीस का मैंने यहाँ समझे कि इंडिकेट किया है। फाउंडेशन की जो फीस है सिर्फ 4,000 रुपये ये चार्ज करता है इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेकंड जो स्टेप है इसका, सेकंड स्टेप है इंटरमीडिएट जो है एग्जाम। इंटरमीडिएट एग्जाम होता है आफ्टर जो है आपका पासिंग फाउंडेशन, मतलब 12th के बेसिस पर आपने जो एग्जाम दिया था फाउंडेशन, अगर वो पास हो गए आप तो यू कैन गेट एडमिशन फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। और इंटरमीडिएट के लिए डायरेक्ट एंट्री भी है। वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन में अगर उनका जो है 55% है या नॉन जो है मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के स्टूडेंट है उनका 60% है, और अगर वो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं है, फाइन आर्ट्स के जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए यहाँ एंट्री नहीं होती है। यहाँ जो स्टेप ये है, ये स्टेप में क्या कौन सी एबिलिटी आपकी इंप्रूव की जाएगी, वो है आपने पहले इसमें फाउंडेशन के प्रोसेस में नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन आपका ये स्किल आपकी इंप्रूव हुई थी। इस स्टेप में ये एक्सपेक्ट है कि आप एप्लीकेशन और एनालिसिस का सलाहियत आपके अंदर पैदा, वो एबिलिटी जो एप्लीकेशन के एनालिसिस की होती है दैट शुड इंप्रूव। इंटरमीडिएट की जो फीस होती है आपकी वो होती है 20,000 रुपीज। उसके बाद है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है 15 मंथ्स की। आपको रजिस्ट्रेशन के बाद ही ये 15 मंथ्स के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में शामिल होना पड़ता है। फिर कंप्यूटर ट्रेनिंग है आपकी 100 आवर्स की, और उसके बाद कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग है आपकी 3 दिन की। मतलब फाइनल एग्जाम से पहले इंटरमीडिएट और फाइनल के बीच में आपको ये एक्टिविटीज कंप्लीट करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। आपका जो थर्ड स्टेप है फाइनल का है, यहाँ 3 साल का एक्सपीरियंस आपको लगता है। मतलब आप जब पहले स्टेप में फाउंडेशन देते हैं, फाउंडेशन के बाद से
मतलब फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन के बाद से फाउंडेशन क्लियर होने के इंटरमीडिएट एग्जाम देने में आपका 1 साल आप जाएगा और 3 साल आपके यहाँ जाएंगे, मतलब 4 साल में आपका CMA कंप्लीट होके आप निकल सकते हैं, सही प्लानिंग हो तो। अगर आपने 12th के एंड में रजिस्ट्रेशन किया, इमीडिएटली जून में एग्जाम दिया, आपने 12th इधर हो गया, कोई रिजल्ट आ गया 12th का, पैरेलल आपने जून में एग्जाम दे दिया, जून में एग्जाम देके रिजल्ट आ गया आपका और आपने इंटरमीडिएट के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड किया। 1 साल में रजिस्ट्रेशन आपका इंटरमीडिएट का एग्जाम होगा, उसके बाद आपने फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन किया और फाइनल आपका 3 साल का ड्यूरेशन का होगा। उसकी फीस है यहाँ पर 17,000 रुपीज। आप देखते हैं कि इसमें जो कंपल्सरी ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी है वह है कंपल्सरी इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपका। ये आपको अटेंड करना कंपल्सरी है। क्लियर एग्जाम एंड गेट मेंबरशिप ऑफ ICAI और CMA इंटरनेशनल। अब ये फाइनल एग्जाम के बाद आप इंस्टीट्यूट से अपने आप को रजिस्टर्ड करके आप CMA के हैसियत से बाहर निकलते हैं। तो उसके बाद बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी हैं, जैसे आप जहां NRI की हैसियत से रह रहे हैं, इस तरह के प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड कहाँ हैं, इस तरह के मिलते जुलते कहाँ हैं, यहाँ CMA कंप्लीट करने के बाद और स्किल इंप्रूवमेंट के लिए कौन से चांसेस अवेलेबल है। तो इंटरनेशनल लेवल पे आप देखते हैं सीमा जो UK का है इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ये UK का इंस्टीट्यूट है, सीमा के नाम से वहां पर आपको डिग्री अवार्ड होती है। आप इंटरनेट पर इसकी भी डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आप इंडिया के इंस्टीट्यूट से नहीं करते हुए आप इंग्लैंड से करना चाहते हैं तो वर्ल्ड वाइड ये रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होती है। वो स्किल बहुत बेहतर तरीके से अगर वहाँ वो इम्प्रूव होने के चांसेस है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ACCA एक इंस्टीट्यूट है, एसोसिएट ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटिंग, UK में है, और एक है CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये 3 चांसेस है इंटरनेशनल लेवल पे आपको UK बेस्ड, आप वहां के लिए भी CMA बनने की कोशिश के लिए कर सकते हैं। तीसरा लिक्विडिटी जॉब जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए होता है वो कंपनी सेक्रेटरी का है। कंपनी सेक्रेटरी को हम CS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और उसकी भी जो स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के नाम से ICAI.edu उसका वेबसाइट है। आप देखते हैं कि भारत में जो है 50,000 जो है CS अभी तक पास आउट होके निकल गए हैं वेबसाइट पे थोड़ा सा। उसके बाद आप देखते हैं कि एनरोलमेंट कितना है, तो 4 लाख स्टूडेंट्स CS बनने के लिए अपने आप को एनरोल कर चुके हैं कंपनी सेक्रेटरी के इंस्टीट्यूट में। तो एक अच्छा जॉब समझा जाता है। होता क्या है, कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, आप देखिए कि कंपनी सेक्रेटरी बैकबोन होता है किसी इंडस्ट्री का। वो कंपनी सेक्रेटरी मल्टीपल स्किल का जो है पर्सनालिटी होता है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल भी होंगे, उसको कंपनीज के लॉस का के पूरा इंफॉर्मेशन होगा, अपडेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट डे टू डे जो चेंजेस करती है कंपनी के लॉज में उसका नॉलेज होगा, फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट होते हैं डिफरेंट उसका नॉलेज होगा उसको। तो फाइनेंशियल है, अकाउंट्स के हैं, और HR से रिलेटेड हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स और उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। तो ये सारे के बीच में ब्रिज का रोल प्ले करने वाला जो पर्सनालिटी होती है इंडस्ट्री में वो कंपनी सेक्रेटरी होती है। और कंपनी सेक्रेटरी ही कंपनी को रन करने के सिलसिले में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी मीटिंग कंडक्ट करना, दूसरी कंपनी से बायलैटरल एग्रीमेंट करना, कंपनी से गवर्नमेंट से पूरा करस्पॉन्डेंस करना, ये सारे काम जो है कंपनी सेक्रेटरी करने पड़ते हैं। जाहिर बात है कि उसको बहुत मल्टी स्किल होना चाहिए, उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, जो पर्सनालिटी टेस्ट एक्सपेक्टेड है CS में वो ये है कि उसकी पर्सनालिटी जो है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, लैंग्वेज के पर कमांड हो, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो, उसको लॉस के बारे में जो वो अवेयर हो, अपने आप को अपडेट रखते हुए काम करने का मिजाज रखता हो, पब्लिक को हैंडल करने, HR को हैंडल करने का सलीका उसको आता हो। तो दिस आर द पर्सनालिटी ट्रेट्स रिक्वायर्ड फॉर CA। उसके स्टेप्स क्या है, तो मैंने इससे पहले कि जो जितने आपके सामने आए हैं
मैं डिटेल में नहीं जाते हैं, 3 मेन स्टेप्स के सामने आपके सामने रखे हैं। अगर आप में से कोई कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहता है तो पहला स्टेप वही है, CS फाउंडेशन। सेम है, अगर आप 12th में हैं, चाहे कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, यू कैन अपीयर फॉर फाउंडेशन एग्जामिनेशन। दूसरा स्टेप है फाउंडेशन एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद, पास होने के बाद आप CS एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब सिर्फ नाम में थोड़ा सा चेंज आया, फाउंडेशन तीनों कॉमन नाम है और दूसरा इंटरमीडिएट था, अब यहाँ सेकंड स्टेप का नाम एग्जीक्यूटिव आया है। एग्जीक्यूटिव एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप प्रोफेशनल में दाखिल होते, उधर दोनों CMA फाइनल कहते थे, यहाँ के फाइनल को प्रोफेशनल कहते हैं। तो CS प्रोफेशनल होता है थर्ड एंड लास्ट स्टेप इसका। ड्यूरेशन सबका एक ही होता है, उतने ही ड्यूरेशन में आपको फाउंडेशन में टाइम लगेगा, सेम ड्यूरेशन आपको एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई करने के बाद फाइनल के स्टेज पर पहुंचने में सेम ड्यूरेशन आपको लगता है। CS के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बॉडी है, उसके अलावा आपको और इंटरनेशनल लेवल पर कौन सा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, मैंने एक रेफरेंस आपको वहां दिया है, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव कहता है, UK का ही है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, लंदन में इसका हेड ऑफिस है। इंटरनेट पे गूगल सर्च में इसको आप तलाश करके डिटेलिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। प्यारे बच्चों, ये 3 लिक्विडेटिव करियर हैं जो जनरली कॉमर्स के स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट करके मेहनत करते हैं उसमें जाने की। आइए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा मैदान जो है MBA का होता है। आप देखिए कि MBA आज से 25-30 साल पहले जब हम स्टूडेंट्स थे, हमारे सीनियर्स जो जिनकी एज अभी 45 से 50, 55, 60 के दरमियान है, तो आज से 25-30 साल पहले मार्केट में या एजुकेशन सेक्टर में जो MBA के इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, उसमें एनी ग्रेजुएट कैन अपीयर, लेकिन हम ये देखते थे पिक्चर कि कॉमर्स के ग्रेजुएट 70% से ज्यादा होते थे उसमें। मतलब ये कि ये उनका डोमेन था, उस डोमेन में बहुत से लोग डिस्टर्ब नहीं कर पाते थे, इसलिए कि वो साउंड इकोनॉमिक और अकाउंटेंसी और लॉजिक और रीजनिंग के मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से वो स्टूडेंट्स आते थे और वही बाजी मारते थे। आहिस्ता आहिस्ता सिनेरियो चेंज होता चला गया और जो कॉमर्स के एजुकेशन का डिटेरियोरेशन हुआ भारत में और पूरा टैलेंट इंजीनियरिंग और दीगर प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ डाइवर्ट हुआ और MBA के टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट थे भारत में कुछ, उनका डिमांड बढ़ता गया, उनके पैकेजेस बढ़ते गए, तो टॉप लेवल के जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स है, अब आहिस्ता आहिस्ता 20 साल से उनकी एंट्री बड़े पैमाने पर बढ़ने लग गई। एट प्रेजेंट अगर भारत के सबसे टॉप के जो IITs हैं उसमें अगर देखेंगे आप, तो आपको 60 से 70% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट मिलेंगे और उसमें भी आपको टॉप लेवल के जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है वो IIT है, NITs है, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स है, स्टेट गवर्नमेंट के टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स है, आपको बड़ी तादाद उन बच्चों के दिखेंगे। तो अब भी अगर क्वालिटी के साथ कॉमर्स के स्टूडेंट अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो उनके लिए MBA का एक बड़ा मैदान, बहुत अच्छा मैदान है, बल्कि उनका हक है। जो जिस सब्जेक्ट्स के बैकग्राउंड के साथ वो आते हैं वो बड़ा साउंड बैकग्राउंड होता है काम करने के लिए। तो MBA के लिए जाहिर बात है कि भारत भर में मशरूम की तरह हर जगह इंस्टीट्यूट खुले हैं, बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपांशन हुआ है। अब इस एक्सपांशन के दौर में मैंने पहले कल भी कहा था आपसे कि आपका मेरी प्लानिंग ये हो कि हम सबसे टॉप के इंस्टीट्यूट पहला टारगेट रखें। आपको इस मैदान में आना ही है तो प्लानिंग का पहला हिस्सा प्लान A आपको टॉप इंस्टीट्यूट है, उसके बाद प्लान B, C, D, E के तरफ आप बढ़ते चलें। तो सबसे टॉप के जो इंस्टीट्यूट है भारत में, बल्कि एशिया में, उनका अपना एक मुकाम है। वर्ल्ड के जो रैंकिंग है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की, उसमें भी भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का अपना एक मुकाम है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के में MBA करना बड़ा एक फख्र का पहलू समझा जाता है, 2 एतबार से, वहाँ के क्वालिटी के एतबार से भी, काम के चांसेस जिस सेक्टर में मिलते हैं उस एतबार से भी है, और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन बच्चों को ये होता है कि वहाँ जो पैकेजेस मिलते हैं वो सबसे हाईएस्ट होता है। मतलब IIM से पास आउट होने वाले के लिए एक एवरेज 12 लाख से लेकर तो 2 करोड़ प्लस पर एनम पैकेज उनको जो ऑफर करती है मुख्तलिफ
कंपनी जो एमएनसीज भी है, भारत की कंपनीज में है, आउट ऑफ कंट्री की कंपनीज भी उनको ऑफर करती है। तो आईआईएम में एडमिशन के लिए कैट एग्जाम होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, और कैट एग्जाम बहुत बड़े लेवल पे एग्जाम होता है। अगस्त में उसका नोटिफिकेशन आता है जनरली, और नवंबर में इसका एग्जाम होगा, फरवरी में इसका रिजल्ट आएगा, और मार्च और अप्रैल में इसका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू होकर मेरिट लिस्ट बनना शुरू हो जाएगी। मैं आईआईएम में एडमिशन को स्ट्रांगली सजेस्ट इसलिए कर पाऊंगा आपको कि आईआईएम में एट प्रेजेंट भारत में 23 आईआईएम है, और 23 आईआईएम की का सॉरी फीस का स्लैब आपको अलग अलग मिलेगा। आप देखिए कि अहमदाबाद आईआईएम जो सबसे टॉप का इंस्टीट्यूट कहला जाता है, उसकी जो फीस का स्ट्रक्चर है, 2 साल का एमबीए का टोटल खर्च आपको 24 लाख से कम नहीं आएगा। हर आईआईएम की इस तरह से अलग अलग फीस मिलेगी। तो पूरे भारत में जितने आईआईएम है, किसी आईआईएम की फीस 9 लाख से कम आपको नहीं मिलेगी 2 इयर्स की। तो इसमें अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कॉलरशिप की स्कीम है, वो स्कॉलरशिप की स्कीम में भारत के सेलेक्टेड कुछ आईआईएम में शामिल है। अगर माइनॉरिटी के बच्चे वहां एडमिशन लेते हैं तो उनको फीस रिइंबर्समेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। मतलब आईआईएम अहमदाबाद की 22-24 लाख रुपए जो भी फीस होगी, वो फीस पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेड करेगी। उसकी कुछ कंडीशन है, नॉर्म्स है, अगर वो फुलफिल करते हैं तो दे कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप आल्सो। उसके बाद दूसरा बड़ा एग्जाम होता है, वो एग्जाम होता है मैट, आपका मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट ये मैनेजमेंट की एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन के अंडर में 350-400 मैनेजमेंट कॉलेजेस आते हैं, वो इसमें एडमिशन के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है। आईमा ये एसोसिएशन है उनकी। उसके बाद आते हैं जेड, बैक प्लीज, जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट। भारत में जेवियर इंस्टीट्यूट का एक ग्रुप है, 7-8 अलग अलग इंडिपेंडेंट पूरे भारत में, भुवनेश्वर में, उनके भारत के बड़े शहरों में इनके जो इंस्टीट्यूट है। तो जेवियर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो है मैनेजमेंट का, वो अपना एक कॉमन एंट्रेंस कंडक्ट करता है। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव इम्तिहान है ये, उसका नाम है जेट, वो अपना इंडिपेंडेंट करता है। उसके बाद आप देखते हैं कि जी मैट इंटरनेशनल लेवल, भारत से बाहर अगर आप एमबीए करना चाहते हैं, यूएस में, यूके में जाकर अगर एमबीए करना चाहते हैं, तो ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं उसको। ये ऑनलाइन एग्जाम है, आप यहाँ कहीं भी रह के दुनिया में आप इसको रजिस्ट्रेशन कीजिए और एग्जाम दीजिए, और साल में कई मरतबा ये एग्जाम कंडक्ट होता है जी मैट का। तो ग्रेजुएशन, ये जितने एमबीए आप के लिए मैं बता रहा हूँ, सबके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है, एनी ग्रेजुएट। सिर्फ ये है कि हर कैट का, जेट का और मैट का परसेंटेज की कंडीशन अलग अलग हो सकती है। कहीं भी 60% से शायद कम आपको परसेंटेज नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन कैटेगरी के हो तो 55 के लिए आप हो सकते हैं। आप चाहे बीए हो, कॉमर्स फील्ड के आप बीकॉम हो, या साइंस फील्ड के बीएससी हो, या इंजीनियरिंग फील्ड के आप स्टूडेंट हो, या मेडिकल के हो, या फार्मेसी और एग्रीकल्चर के मैदान के आप ग्रेजुएट हो, एनी ग्रेजुएट कैन अपीयर फॉर डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एमबीए। जी मैट के बाद आपका सी मैट है। एआईसीटी के अंडर में भारत भर में जो डिफरेंट एमबीए कॉलेजेस चलते हैं, तो ऑल इंडिया लेवल का ये एग्जाम है, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर इंस्टीट्यूट्स के अंडर में आते हैं। अभी पहले इसको एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, कंडक्ट करता था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्टैट्यूटरी बॉडी डिजाइन की हुई है इंडिपेंडेंट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, वो नाटा नेशनल एजेंसी, ये सी मैट का एग्जाम कंडक्ट कर रही है। तो नेचर, ये पूरे जितने टॉप लेवल के एंट्रेंस एग्जाम है पूरे भारत में आपको, तो तमाम का नेचर एक होगा, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। कॉमन तौर पर 3 मेजर जो पोर्शन होते हैं एग्जाम के, एक पे होता है एनालिटिकल, जो है उसकी एबिलिटी चेक की जाती है। दूसरा उसका क्वांटिटेटिव जो और रीजनिंग एबिलिटीज की चीज जाती है। तीसरा कॉम्प्रिहेंशन है, डाटा एनालिसिस है उसका। ये 3 सेक्शन होते हैं पेपर के। ये 3 सेक्शन में बच्चे हमारी तैयारी करते हैं, और वो तैयारी मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आपका अप टू 10th आपका इंग्लिश बहुत साउंड है।
अप टू 10th आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, तो आपका बेस बहुत अच्छा बना है। उस बेसिस पर आगे बहुत इजीली आप MBA के डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो अगली अपॉर्चुनिटी है, मैं प्यारे बच्चों आपके सामने सिर्फ टॉप लेवल की जो अपॉर्चुनिटीज है वो रख रहा हूँ। ये समझते हुए, कंसिडर करते हुए कि आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट है, आपको स्कूलिंग का बहुत अच्छा मौका आपके अम्मी अब्बा ने दिया है, बेस्ट स्कूल्स में आप पढ़ रहे हैं, आपका बेसिक नॉलेज जो है इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, साइंस का, डिफरेंट सब्जेक्ट का अबव एवरेज और बहुत अच्छा है। जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मैं बता रहा हूँ उसको कोप अप करने की आप एबिलिटी रखते हैं। आपके अम्मी अब्बा ने आपको जो फैसिलिटीज वहाँ प्रोवाइड की है उसकी बुनियाद पर ज़ाहिर बात है कि हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट में कॉम्पीट करने का जज्बा आपका होगा, और वो जज्बे को आप बढ़ाते हुए अगर आप लोग इतनी सारी फैसिलिटीज को अवेल करते हैं, अगर इन इंस्टीट्यूट में नहीं आते हैं, तो फिर हम समझते हैं कि थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। जाहिर बात है कि मैं आपके सामने लोअर लेवल के, बहुत लोअर लेवल के कोर्सेस का रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ। ये तो यहाँ के कॉमन स्टूडेंट्स जिनको कोई चांसेस नहीं मिल सके पढ़ने के, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहा गया कि NRI स्टूडेंट को आपको इंजीनियरिंग के टेक्निकल फील्ड का गाइडेंस करना है, तो मैं ज़ाहिर बात है कि NRI स्टूडेंट को लोकल में चलने वाले 6 महीने 1 साल के ITI के कोर्सेज का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करूंगा। वो तो बहुत ही कॉमन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होती है। हमारा एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि इतने सारी फैसिलिटीज को अवेल करते हुए आपने जो स्किल और जो नॉलेज आपने अचीव किया है उसका बेहतर, बहुत अच्छा इस्तेमाल आपका अगर होता है तो वो बहुत बड़ी बात होगी। आप में से जो चाहते हैं कि हम इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं, माहिर माशियत बनना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत से टॉप के इंस्टीट्यूट भारत में अवेलेबल है, जहां से आप इकोनॉमिस्ट के हिस्से से टॉप लेवल का नॉलेज लेके आप निकल सकते हैं। भारत में सबसे टॉप की जो लिस्ट में कॉलेजेस हैं वो सिर्फ आपके सामने मैं रख रहा हूँ। डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बेंगलुरु में। आप देखिए कि यहाँ पर 5 इयर्स इंटीग्रेटेड MSc इन इकोनॉमिक्स की डिग्री आपको वहाँ मिलती है, और पूरे भारत में ऑल इंडिया लेवल पर ये एग्जाम होता है। वो बच्चे जो कॉमर्स और आर्ट्स और साइंस से 12th के एग्जाम दे चुके हैं या दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अभी, दे कैन अपीयर। यहाँ आपको 100% रेसिडेंशियल है, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है, सारी फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास है, पढ़ाने वाले फैकल्टीज से लेकर तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज से लेकर आप इंटरनेट पर जस्ट देखिए, आपको लगेगा कि कितना टॉप का इंस्टीट्यूट है। और यहाँ से जो पास आउट होने वाले जो स्टूडेंट्स है वो वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमिक के मैदान में एज ए टॉप इकोनॉमिस्ट अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि दूसरा जो बेस्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटी है वो बिट्स पिलानी है। इंजीनियरिंग के मैदान में IIT के लेवल के टॉप के स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो बिट्स पिलानी है। तो बिट्स पिलानी जहाँ इंजीनियरिंग की डिग्री प्रोवाइड करता है, वहाँ सोशल साइंसेस और लैंग्वेजेस की भी जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो बिट्स पिलानी का पिलानी कैंपस जो राजस्थान में है और हैदराबाद में 2 कैंपसेस में इसका MSc इकोनॉमिक्स की डिग्री इंटीग्रेटेड होती है। 12वीं के बाद जो उनका एंट्रेंस होता है बिट्स पिलानी का, through that entrance examination you can get admission in BITS Pilani for 5 years integrated course. दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में है, ये इकोनॉमिक का डिपार्टमेंट। तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको BA होगा, ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स 12वीं के बाद 5 साल का। उसके बाद अगर MA करना चाहते हैं कंटिन्यू तो उसके लिए भी एंट्रेंस होगा, MA कर सकते हैं, MPhil कीजिए, PhD कीजिए वगैरह वगैरह। तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का भी इंटरनेशनल लेवल पर एक अच्छा रेपुटेशन है। कई टॉप के आज के इकोनॉमिस्ट आपको यहाँ से पास आउट होके निकले हुए आपको नजर आएंगे। उसके बाद आप देखिए कि IIT जो है दिल्ली, मैं भी कल भी डिस्कशन में मैं आपके सामने रखा, अभी मैंने रेफरेंस भी दिया था आपको कि IIT दिल्ली में भी आपको MA इकोनॉमिक्स आप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन लेके। उसके बाद भारत का एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है मुंबई में, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंटल रिसर्च के नाम से। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में चलने वाला इंस्टीट्यूट है।
इस इंस्टीट्यूट में, लेकिन आपको डायरेक्ट जो है ग्रेजुएशन बेसिस पे कोई कोर्स नहीं मिलेगा। आपको ग्रेजुएशन के बाद पहला स्टेप उनके पास मिलेगा एमए इकोनॉमिक्स का, मतलब एमएससी इकोनॉमिक्स का। तो इस तरह से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको इस इंस्टीट्यूट में आपको मिलेगी इकोनॉमिस्ट बनना अगर चाहते हैं आप। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्लाइड खत्म हो गई, मैं कंटिन्यू करूं? जी जी आप कंटिन्यू करें, है टाइम आप। जी जी, आप देखिए कि इकोनॉमिस्ट का जो अपॉर्चुनिटी आपको, इकोनॉमिस्ट के अपॉर्चुनिटी के बाद आप देखिए कि और कौन से अपॉर्चुनिटीज आपको इस तरह हो सकते, आप कॉमर्स के फील्ड में रहते हुए भी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए कि बैंकिंग का एक फील्ड है, मैं समझता हूँ आपके पास कई रिसोर्स पर्सन है, इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं सिर्फ एक तस्करा करते हुए आगे बढ़ूंगा। इसमें और बहुत से मौके हो सकते हैं बैंकिंग के मैदान में। बीइंग ए मुस्लिम स्टूडेंट आप ये भी कह सकते हैं इस्लामिक बैंकिंग के कहाँ चांसेस है। तो भारत में इस्लामिक बैंकिंग में अगर आप आना चाहते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इस्लामिक बैंकिंग का ये कोर्स चलता है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी शांतापुरम है केरला में, तो शांतापुरम की यूनिवर्सिटी में भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इस्लामिक बैंकिंग चलता है। मलेशिया इसमें बहुत लीडिंग पोजीशन में है। आप इंटरनेट पे अगर देखेंगे तो मलेशिया में इस्लामिक बैंकिंग पे बहुत से आपको कोर्सेज मिल सकते हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड। भारत में बैंकिंग एरिया में आपको सर्विस सेक्टर में आना चाहते हैं तो सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है, जो हर साल 8,000 से 15,000 कभी 20,000 तक ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं मुख्तलिफ नेशनलाइज बैंकों में और प्राइवेट सेक्टर बैंकों में, वो होता है एक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की पोस्ट। तो इसका जो रिक्रूटमेंट है वो रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ये करता है, और एग्जाम का नाम हम देखते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एग्जाम। ये एग्जाम के तौर पर होता है, जो भी ग्रेजुएट होगा, चाहे वो आर्ट्स फैकल्टी का हो, कॉमर्स फैकल्टी का हो, साइंस फैकल्टी का हो। लेकिन ये देखा गया कि जिसका साउंड बैकग्राउंड है कॉमर्स फैकल्टी का, 90% ऐसे स्टूडेंट जो साउंड कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ आते हैं तो वो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए सेलेक्ट होते हैं। बैंकों में मैनेजर के बाद, मतलब जो हेड होता है, चीफ मैनेजर होता है बैंक का, तो मैनेजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर या जूनियर मैनेजर के तौर पर इसका फर्स्ट रिक्रूटमेंट होता है। और ये एक अच्छी पोजीशन होती है बैंकिंग सेक्टर में, बहुत अच्छे अट्रैक्टिव सैलरीज के साथ ये अपने मैदान में काम करते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि मैं अभी फ़िक़ही शरई मसाइल में नहीं जा रहा हूँ कि आप नेशनलाइज बैंकों के इस प्रोसेस में दाखिल हो या ना हो, ये एक अलग इशू है। लेकिन हमारा एज ए बीइंग ए काउंसलर आपके सामने अपॉर्चुनिटीज रखना बहरहाल ये एक समझे कि जिम्मेदारी होती है। सोचिए आप उस मसले में। आप देखिए कि कॉमर्स से एक्सर्ट रिलेटेड जो फील्ड है उसके अलावा आप जिस मैदान में आ सकते हैं वो आईटी सेक्टर के मैदान में। स्लाइड प्लीज। कॉमर्स फील्ड में आने का मतलब ये नहीं है कि आप इसी मैदान के हद तक बंधे रह जाएंगे, दूसरे सेक्टर में आप नहीं आ सकते हैं। तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉमर्स में अपना 12th ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो आईटी सेक्टर में भी आसानी से एंट्री पा सकते हैं। स्पेशली कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए आईटी सेक्टर में कौन से कोर्सेस अवेलेबल है? आप देखते हैं कि बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, मतलब मैनेजमेंट ओरिएंटेड ये कोर्सेज होते हैं कंप्यूटर आईटी सेक्टर के। वो एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। अगर आप बीसीए करते हैं तो बीसीए के बाद आपको एमसीए, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ भी साइंस बैकग्राउंड एमसीए होता है एक, और एमसीए होता है। मैं रुकूं? अज़ान हो रही शायद आपके पास। हेलो हेलो। जी 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 थोड़े अज़ान हो रही है, 2 सेकंड में रुक जाएंगे तो। अच्छा, ओके ओके। प्लीज कंटिन्यू। जी,
तो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एक पीजी लेवल का कोर्स है जो बीसीए करने के बाद वैसे मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए एनी ग्रेजुएट इज एलिजिबल, बट ये कंडीशन है कि उसका 12th लेवल पर मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स सब्जेक्ट हो। लेकिन यहाँ अगर आप बीसीए कंप्लीट करते हैं तो बीसीए के बेसिस पर आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर को एडमिशन मिलेगा। एमसीए का वैसे ड्यूरेशन 3 साल का होता है, लेकिन आईटी बैकग्राउंड के जो ग्रेजुएट्स होते हैं बीसीए, बीसीएस, बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्सेज के, उनके लिए एक फैसिलिटी ये है कि दे कैन डायरेक्टली गेट एडमिशंस इन सेकंड ईयर एमसीए। तो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ये कोर्स होता है। कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है, मैनेजमेंट ओरिएंटेड जो उनका एमसीए है, एमसीएम मास्टर इन कंप्यूटर मैनेजमेंट एक कोर्स होता है, वो भी उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। बीबीए कोर्स है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और जिसको हम बम्बई सेक्टर में जैसा अलग अलग एरिया में अलग अलग बीएमएस कहते हैं, बैचलर इन मैनेजमेंट साइंसेस। तो अलग अलग नामों से पहचानी जाती है। ये भी एक डिग्री उनके लिए अवेलेबल है। आप बीसीए करके एमसीए करने के बाद या एमसीए एम के बाद बीबीए के बाद मार्केट में आईटी सेक्टर के जो डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास है या सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं जो किसी स्टैच्यूटरी बॉडी से या किसी काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड एफिलिएटेड नहीं है, बहरहाल मार्केट की नीड के हिसाब से डिजाइन किए हुए कोर्सेस हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बहुत टॉप के इंस्टीट्यूट में जाके फिर अपने को इम्प्रूव करना है बहुत एडवांस लैंग्वेजेस में, तो वो बच्चे जो बीसीए करते हैं, बीसीए के बाद उनको कई ऐसे कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल विप्रो है, विप्रो को जो आईटी सेक्टर के स्पेशल लोग लगेंगे, तो विप्रो का खुद अपना डिजाइन किया हुआ कोर्स होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के नाम से। तो विप्रो ने अपना कोर्स डिजाइन करके उसको बिट्स पिलानी से जो कोलैबोरेट किया है। विप्रो भी ऐड देगा पेपर में, बिट्स पिलानी में उसका सिलेक्शन अगर हो गया तो वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद विप्रो अपने पास उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो ये एक चांस उनके लिए बहुत अच्छा होता है। आप देखते हैं कि कई ऐसी कंपनीज हैं जो आईटी सेक्टर में काम कर रही हैं, उन्होंने अपने अपने रिक्वायरमेंट के तहत कोर्सेस डिजाइन किए हुए हैं। वो डिजाइन किए हुए कोर्सेस में वो एंट्रेंस देते हैं, एंट्रेंस के बाद सेलेक्ट करेंगे और कंपनी में रहते हुए अर्निंग और लर्निंग प्रोसेस भी आपको चलेगा। तो इसी तरह पे टाटा सर्विसेज के कई ऐसे कंसल्टेंसीज हैं जो कई यूनिवर्सिटीज से कोलैबोरेट करके आपको अर्निंग लर्निंग प्रोसेस में वहाँ रिक्रूटमेंट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आईटी ग्रेजुएट। तो आईटी ग्रेजुएट में आपका बीसीए भी आता, बीसीएस बीएससी कंप्यूटर साइंस भी आएगा, बीसीएस भी आएगा। वहां रहते हुए, कंपनी में रहते हुए आप वहाँ एमसीए करेंगे, वो एमसीए किसी अच्छे यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड एमसीए होगा। तो ऐसे कई सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो आपको अर्निंग लर्निंग प्रोसेस में भी आपको एब्जॉर्ब करती हैं। तो कॉमर्स फील्ड में पढ़ते हुए आईटी सेक्टर में ये डिफरेंट चांसेस आपको हो सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई ऐसे रिसर्च टाइप इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी आपको बहुत अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं आगे अपने फर्दर डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीखने के लिए। आप देखिए कि मार्केट में डिफरेंट लैंग्वेजेस है, C++ है, जावा है, इस तरह के इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो कोर्सेस होते हैं वो कोर्सेस करके भी आप आईटी सेक्टर में अपना करियर कर सकते हैं। तो ये चंद डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज और एवेन्यूज मैंने आपके सामने रखे थे। एक बड़ा सेक्टर जो कल भी हमने डिस्कशन किया था और आज भी लास्ट में, अगर टाइम खत्म हो रहा तो मुझे इशारा करें, वरना हम गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। तो आप देखिए कि टाइम हो गया है, आप ले सकते हैं और 1-5 मिनट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ अगर टीचिंग फील्ड में आप आना चाहते हैं तो जाहिर बात है कि एक बड़ा सेक्टर है टीचिंग का। आप कॉमर्स से लेकर 11-12 उसके बाद बीकॉम के बाद आप एमकॉम करेंगे, एमकॉम के बाद आप बीएड करेंगे 2 साल का, उसके बाद +2 लेवल पर हायर सीनियर सेकेंडरी लेवल पर आप एज ए लेक्चरर वहाँ काम कर सकते हैं कॉमर्स फील्ड के 11-12 कॉमर्स को पढ़ाने के लिए। उसके बाद डिग्री लेवल पर बीकॉम के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ लेक्चरशिप के लिए आप अगर एमकॉम कर देंगे, एमकॉम के बाद से मैंने जैसे कल कहा था आपको नेशनल लेवल पर जो नेट एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट,
या स्टेट लेवल का सीईटी, या उसी मैदान में अगर आप कॉमर्स में पीएचडी करते हैं किसी इंस्टीट्यूट से जो यूजीसी के नाम के तहत है, तो यू आर एलिजिबल टू वर्क एज ए लेक्चरर इन कॉमर्स कॉलेजेस। तो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, बहुत अच्छा समझे कि आपने स्किल अपने डेवलप की है, सब्जेक्ट पे कमांड है, आपका टॉप लेवल के कॉलेजेस आपको विदाउट एनी रिकमेंडेशन, विदाउट एनी करप्शन, आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको सेलेक्ट कर सकता है। वर्ल्ड वाइड आपके लिए चांसेस होता है टीचिंग के मैदान में आने के लिए। कॉमर्स के फील्ड में रिसर्च के अलग अलग जो चांसेस है आपको, वो रिसर्च के चांसेस सबके लिए है। कल भी ये पहलू थोड़ा सा रह गया था आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट के लेकर अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, या इकोनॉमिक्स हो सकता है, आज मैंने इसका तस्करा किया आपके सामने, इंग्लिश लैंग्वेज हो सकता है। आज के एमकॉम करने के बाद कॉमर्स के डिफरेंट स्पेशलाइज ब्रांच में अगर टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट से अगर रिसर्च करना चाहते हैं आप, तो रिसर्च के बहुत अच्छे चांसेस माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप माइनॉरिटी स्टूडेंट्स से बिलोंग करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कॉलरशिप है। हर साल नियर अबाउट 756 स्टूडेंट्स को यह स्कॉलरशिप मिलती है, और ये स्कॉलरशिप आपको नियर अबाउट 3 साल मिलेगी आपका पीएचडी कंप्लीट होने तक। आपको पहले 2 साल JRF कहते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप का स्किल मिलेगा। एट प्रेजेंट 33,000 पर एनम आपको वो स्कॉलरशिप मिलेगी, प्लस आपको HRA मिलेगा और कुछ कॉन्टीजेंसी अमाउंट मिलेगा। तो एट प्रेजेंट आपको नियर अबाउट 33 to 40,000 पर मंथ आप रिसर्च के मैदान में जाते हुए आप अचीव कर सकते हैं टॉप के इंस्टीट्यूट से रिसर्च करते हुए। अगर आप समझिए कि नेट एग्जाम में टॉप स्कोर करते हैं, वो टॉप स्कोर करने पर आपको खुद गवर्नमेंट के जो जनरल स्टूडेंट्स के लिए स्कीम है JRF की, तो JRF की आपको मिलेगा। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप अचीव करने के लिए क्या चाहिए आपको, तो यू मस्ट हैव टू अपीयर फॉर नेट एग्जामिनेशन, और नेट अगर क्वालिफाई करते हैं तो नेट क्वालिफाई करके आप कहीं जॉब पे लग गए तो वेल एंड गुड। अगर जॉब पे नहीं लगते हैं आप पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए, और मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के लिए अप्लाई कीजिए। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कॉलरशिप को इम्प्लीमेंट करने में जो नोडल एजेंसी है वो खुद यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है भारत की। वो नोटिफिकेशन देगी पेपर में, इंटरनेट पर आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई के हैंडसम स्कॉलरशिप के साथ कॉमर्स के फील्ड में आप अपना पीएचडी कंप्लीट कीजिए, और टॉप लेवल की पीएचडी कंप्लीट करने के बाद मुख्तलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, मुख्तलिफ फर्म्स में, मुख्तलिफ एडवाइजरी कमिटीज में, मुख्तलिफ कंसल्टेंसीज में, और वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पर आप अपनी सर्विसेज कॉमर्स के फील्ड में दे सकते हैं। तो ये चंद लिक्विडिटी जो टॉप लेवल के अपॉर्चुनिटीज है कॉमर्स के मैदान में हमारे स्टूडेंट्स के लिए, मैंने वो आपके सामने रखा। प्यारे बच्चों से मैं आखिर में यही एक्सपेक्ट करूंगा कि वो इन अपॉर्चुनिटीज को अचीव करने की प्लानिंग करें, प्रॉपर हौसला पाएं, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ें, और जो सबके लिए चांसेस ओपन है, जहां हमारा रिप्रेजेंटेशन आज भी 1% या 1.5% से ज्यादा आपको नजर नहीं आता, उसकी कई मिसालें इंटरनेट पर बैठे बैठे दे सकते हैं। आज ही मैं CMA के जो प्लेसमेंट होता है, वो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड देखा था, उसमें 150 में से शायद मुझे 5 या 6 नाम नजर आ सके थे। हमारी उम्मीद है कि इस तरह के टॉप लेवल के एमिनेंट इंस्टीट्यूट्स में हमारा रिप्रेजेंटेशन एटलीस्ट जो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट है 15% तक हम पहुंच सकते हैं। ये उम्मीद के साथ हम अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करते हैं, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों में वो सलाहियत पैदा करे जो सालेहियत के साथ हो, जो एक अच्छे मुसलमान, एक अच्छे कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ वो अपने करियर को इम्प्रूव करें, अच्छा रिप्रेजेंट करें कम्युनिटी को, अपना मुल्क, अपना समाज और दुनिया के इंसानों के लिए भी अच्छे स्किल के साथ खिदमत कर जज्बा अल्लाह ताला उनके अंदर पैदा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Ameen, Ameen, Jazakallah khair. A very informative session. And now we will start our question and answer session. Whoever wants to ask any questions, please raise your hand in participant box. So you should have
have a specific question only related to the commerce stream, please raise your hands in participant box so that we'll unmute the participant and they can ask directly to the speaker. Zainab Ishaq, can you ask your question, please? Unmute and ask your question. कोई सवाल नहीं आने के दो मतलब होते हैं. नहीं, वो म्यूट. सर, या प्लीज. अस्सलाम वालेकुम सर. BCS कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन करने के बाद MBA IT के कितने वांट्स है? हाँ बिल्कुल है. आप BSc कंप्यूटर साइंस के बाद या BCS कंप्यूटर साइंस के बाद यस MBA इन IT एडमिशन ले सकते हैं. इसके डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं. जैसे पुणे में सिम्बायोसिस टॉप का इंस्टीट्यूट कहा जाता है कि MBA IT में सिम्बायोसिस है. पुणे यूनिवर्सिटी का खुद डिपार्टमेंट है. और डिफरेंट जो एकेडमिक यूनिवर्सिटीज है भारत में, वो एकेडमिक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो MBA कॉलेजेस हैं, वो कॉलेजेस MBA इन IT स्पेशली वो रन करते हैं. तो आपको सेम प्रोसेस से जाना पड़ेगा. आपको MBA के एंट्रेंस की तैयारी करना है. चाहे अगर वो इंस्टीट्यूट जहां एडमिशन आप लेना चाह रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूट कौन से स्कोर को फॉलो करता है, या कैट को फॉलो करता है, या जेड को फॉलो करता है, या CMAT को फॉलो करता है, या GMAT को फॉलो करता है, वो आप स्टडी करें और वो MBA CET के एंट्रेंस की तैयारी करें और फिर एडमिशन लें. जी शुक्रिया. Cannot see the name, but there is one raised hand. I don't know the name. Can you ask your question, please? Hello. KC Joby. सर जी सर BSc के बारे में कुछ डिटेल दे सकते हैं आप? जी BSc MSc IT BSc IT. अच्छा, देखिए IT सेक्टर में ग्रेजुएशन लेवल पर जो डिग्रीज है +2 के बाद, तो +2 हेलो के बाद जो डिग्री कहलाई जाती है वो आपका BR BTech है इन IT या कंप्यूटर साइंस. एक चीज. दूसरी चीज है आपका ग्रेजुएशन लेवल पर वो है साइंस स्ट्रीम में. साइंस स्ट्रीम में BSc कंप्यूटर साइंस है. तो BSc कंप्यूटर साइंस का एक कल्चर ये है कि आप BSc करते हैं तो एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस होगा, उसके साथ आपका या तो केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, या तो मैथमेटिक्स होगा, या फिजिक्स होगा, या बायोलॉजी होगा, या माइक्रोबायोलॉजी होगा. तो इस तरह से एक सब्जेक्ट लेकर आप करते हैं तो वो कहलाएगा आपका BSc कंप्यूटर साइंस. एक होता है BSc IT, तो टोटली आपके IT से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट्स होंगे. एक होता है BCS, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस. ये पूरा के पूरा कंप्यूटर से IT से रिलेटेड सब्जेक्ट होगा. इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स या दूसरा कोई साइंस का बैकग्राउंड इसमें नहीं होगा. मैंने अभी आपके सामने कहा एक है BCS आपका, दूसरा है BCA जिसका तस्करा मैंने आपके सामने किया. ये डिफरेंट डिग्रीज है. तो अगर आप BSc IT कर चुके हैं तो BSc IT के बाद वो सारे चांसेस आपको अवेलेबल है जो एकेडमिक लेवल पर IT सेक्टर में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए होते हैं. मैंने आपके साथ आप MCA को जा सकते हैं, आप MSc कंप्यूटर साइंस को जा सकते हैं, आप MSc IT को जा सकते हैं, आप MSc E-गवर्नेंस को जा सकते हैं, आप MSc E-कॉमर्स को जा सकते हैं. आप जो डिफरेंट PGD लेवल के कोर्सेस है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन लेवल के, वहां एडमिशन ले सकते हैं. मैंने आपके साथ भी कहा कि जो कॉर्पोरेट्स हैं IT सेक्टर के, वो अपने रिक्वायरमेंट के तहत जो कोर्सेज डिजाइन करते हैं, वो डिजाइन पे कोर्सेस में भी आप एडमिशन ले सकते हैं. नो प्रॉब्लम. ओके. एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी है साहब. अगर हम जूनियर कॉलेज आर्ट से करते हैं तो क्या हम ग्रेजुएशन के लिए BMS या फिर BBA का कर सकते हैं क्या? यस
BMS और BBA के एडमिशन के लिए एनी स्ट्रीम स्टूडेंट इज एलिजिबल, अगर वो आर्ट्स से है या साइंस से है या कॉमर्स के है, नो प्रॉब्लम। Okay. There is one more question from Mr. Saud Muhammad. Sir, can you give details about company secretary from UK? मैंने आपको एक एड्रेस लिंक भेजा है, आपको PPT में है उसका एड्रेस। जी। There is one person, Salman. Kindly ask your question, Salman. Salman. There is one more question from Presley Mary D'Souza. Sir, what is the career path for data scientist? डाटा साइंटिस्ट के मैदान में अगर आना है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और बहुत समझिए कि ग्रोइंग फील्ड है डाटा साइंस एट प्रेजेंट। पूरे वर्ल्ड वाइड, भारत नहीं है बल्कि पूरे दुनिया में डाटा साइंस के एक्सपर्ट्स का डिमांड है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर मैं आपके सामने रखूं तो डाटा साइंस के लिए जो बेस्ट इंस्टीट्यूट भारत में है वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया है, ISI के नाम से आते हैं। इसका हेड ऑफिस कलकत्ता में है, कोलकाता में, और उसके डिफरेंट ब्रांचेस है हैदराबाद, दिल्ली में। तो इस ISI में ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है 12th के बेसिस पर। वो स्टूडेंट्स जो 11th और 12th कंप्लीट कर चुके हैं या एट प्रेजेंट वो कंप्लीट करने वाले हैं, अगर वो साइंस के हैं तो बेस्ट वे, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी अपीयर हो सकते हैं अगर उनका स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट साथ हो। तो यहाँ उनको BSc मैथमेटिक्स या BSc आपको स्टैटिस्टिक्स जो डिग्री अवेलेबल होती है ISI कोलकाता में। तो मैंने एक्चुअली जब हमको मौका मिला था इस इंस्टीट्यूट को विजिट करके स्टडी करने का, तो यहाँ कई स्टूडेंट ऐसे मिले जिन्होंने IIT का JEE एडवांस क्वालिफाई किया था, अच्छे IIT में एडमिशन मिल रहा था, वो छोड़कर ISI में उन्होंने एडमिशन लिया इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट्स में। तो यहाँ उनका जो टारगेट था, वो जो गोल था अल्टीमेट, वो यही था कि वो डाटा साइंस में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते थे। तो डाटा साइंस में अपने आप को एज ए साइंटिस्ट इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपको ISI में मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ जिसने सवाल पूछा है वो ISI की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो तैयारी को लग जाएगी। There is one person, B Park. Kindly unmute and ask your question. B Park. Okay. There is one question. Okay, there is one question in the chat box. Can you give some details about CFA? Can we do CFA and MBA together? It is possible. How many years would it take? 2 years is required there. A candidate can parallelly complete MBA as a CFA also. No problem. Okay. There's one more question. How can we combine to be a CA and it is validated if we skip BCom and complete CA first? It's not needed to skip BCom. इसलिए कि आप जो स्टडी कर रहे हैं सब्जेक्ट्स की, वो BCom में जो सब्जेक्ट आप ऑप्ट करेंगे वो सिमिलर होंगे। There is no problem or there is no tension to clear the BCom examination. You can easily pass the BCom examination. वहाँ कोई आपको मेरिट में नहीं आना नहीं है. Just you have to complete your graduation. It's better to continue parallel CA as well as BCom. Okay. There is one more question from Sister Mariam Akbar. What are your thoughts towards taking law? Is a good field to take studying commerce? Yes, no doubt, no doubt. Yeah. Very good.
Yeah. But is There is- only requirement is that if you have planned to enter in commerce field, so you must try to obtain quality. If you prove your quality, it is said that there is always room at the top. If you get for top position, there is a room for you. There is scope, unlimited scopes are there. Okay. One more question, you only- sir. If Sorry, you sorry. Please come. if you continue your education without any efforts, without any hard work, without any dedication, only you obtain degrees and tag after tag, so that may increase unemployment. That's all. Okay, sir. Thank you, sir. There is one more question from Wafa Mujib. Sir, can I do civil service after completing my BCom, or do I have to opt another course? Yeah. No doubt. You can appear for civil service examination. The eligibility criteria for civil service examination is graduation in any stream, either commerce or arts or science or medical. Any graduate can appear for civil service examination conducted by UPSC or state civil services examination. Which state you belongs, either Maharashtra, Rajasthan, etc. So every state conducts their civil service examination to work as a class 2 officer in their state, respective state. So both in state level or national level examination, you can appear for that. No problem. Okay, sir. There is one person want to ask the question. Ms. Ruxana Muhammad, kindly ask her question. Unmute yourself and ask. जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मेरा एक छोटा सा सवाल था कि जिस कैंडिडेट्स ने ACCA किया हुआ है, जो यूरोपियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, यूरोपियन चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, जो मतलब गल्फ में इट्स इक्वलेंट टू एंड मोर वैल्यूड देन द इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकॉज इट कंप्राइजेस ऑफ द यूके लॉ, यूके टैक्सेशन प्रोसीजर्स। तो इन लोगों की, इस क्वालिफिकेशन के साथ वाले बंदों की इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या वैल्यू है? Same opportunities as CA, those have completed from Institute of Chartered Accountants in India. There is no problem at all. अच्छा जी, थैंक यू। Thank you for the question. There is one again one chat box. There is a question, sir. What are the opportunities for people with ACCA in India? So same question it is there. Okay. One more question, sir. Any online course available in supply chain management field? Muhammad Altaf is asking. You can search on Google here. Various institutes provide online coaching or online learning processes available there. Yeah, thank you, sir. There is one question in the chat box from Mr. Saju. What about different courses in BCom like HONS, Prof, International Finance and Accountancy? I think in India itself, on BCom level, not about 27 different subjects are being taught here. So in which institute you want to get admission, first of all, try to check in that institute on BCom level how many subjects they have introduced there. So after that, you get admission there. You can easily find out in the list of UGC site, the list of colleges of India is given there. Association of Indian Universities. The site is Association of Indian Universities. In that Association of Indian Universities list, you can find out the subject, how many subjects are introduced in which colleges. Find out the subjects and then take the decision. Okay, sir. One more question, sir. Can you please tell me the detail about CA, the process and how long does it take? What is better, ACCA or CA? I have already explained in detail in the beginning. My first topic was CA. I have already described that, as well as you passed 12th standard. During 12th standard, you registered for intermediate examination. After intermediate examination, you have to appear after foundation, first stage foundation, then intermediate. As well as you passed 12th standard, you will appear for foundation. Then after 1 year, there will be an intermediate examination. And after that intermediate examination, you have to
articleship, 3 years articleship there. Means 4 years are required. If you continue your study, if there is no gap at all, they're asking मैं थोड़ा सा अरशद साहब, मैं एक वजाहत इस सिलसिले में ये करना चाहूंगा कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके बैठेंगे नहीं, बल्कि हम ये चाहेंगे अपने बच्चों से कि चाहे वो सीए बनना चाहते हो या सीएमए करना चाहते हो या सीएस बनना चाहते हो, तो उसके लिए जो थोड़ा सा एनालिसिस आप ये करें कि समाज में एट प्रेजेंट जो ट्रेंड चलता है हमारे पास, वो ट्रेंड को कंपेयर करते हुए हमको अपने करियर को डिसाइड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपके सामने रखा था कि अगर आप में से कोई एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो आप देखिए कि एमबीबीएस के लिए आपको 11-12 साइंस से करना है। मैं करियर के अहमियत को घटा के नहीं कह रहा हूँ, एक रियल सिचुएशन क्या होती है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट एग्जाम क्लियर करके कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, उसकी गारंटी 90% नहीं होती है। बड़ी तादाद को फिर एक बार रिपीट करना पड़ता है नीट, तो 3 साल आपके चले गए। उसके बाद आपको 5.5 साल का एमबीबीएस करना है, तो 8.5 साल कंप्लीट हो रहे हैं एमबीबीएस कंप्लीट करके निकलने में। ड्यूरेशन आपका 8.5 से 9 साल आपका लग रहा है। हेलो जी 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 जी, हमारे पास कनेक्शन है, लाइट गई है। हेलो जी जी जी, वी कैन हियर यू नजमुल साहब, वी कैन हियर यू। ड्यूरेशन में आपको 9 साल करीब लग रहे हैं, और जो एक आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इवन गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो आपको नीट के प्रिपरेशन की जो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस की फीस है, हमें देखते हैं कि मोर देन 2 लाख रुपीस आपको वहाँ खर्च करने पड़ते हैं 2 साल में। और उसके अलावा फिर एमबीबीएस कंप्लीट करने में जो खर्च आपका जाएगा, अगर आपको इवन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल रहा, तो आपको 6 से 7 लाख रुपए आपके, बल्कि 8 लाख रुपए तक इंक्लूडिंग कोचिंग आप उसके पकड़े। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं तो 40 लाख से लेकर 80 लाख, और मैनेजमेंट कोटे में 1 करोड़ एंड अबव आपका एक्सपेंडिचर होता है। तो ये देखते हुए अगर ये सीए और सीएमए और सीएस का जो एक्सपेंडिचर है, वो आपको बहुत मिनिमम नजर आएगा। आपको जो अवेलेबल पेन ड्राइव्स हैं, डिफरेंट एप्स हैं, वो 3 साल के अगर आप लेते हैं, 3 एग्जाम के, फाउंडेशन के, इंटरमीडिएट के और फाइनल के, तो टोटल खर्च उसका जाएगा बहुत ज्यादा। मैं समझता हूँ कि अंदाजा आपका 1 लाख से ज्यादा खर्च नहीं होगा। ये 3 एप्स अगर आप लेते हैं, या जो भी प्राइवेट कोचिंग क्लास फेस टू फेस ज्वाइन कर सकते हैं, या ऑनलाइन कोचिंग क्लास भी है लाइव, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो 3 एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत ज्यादा आपका 1 लाख रुपए खर्च होगा, उससे ज्यादा खर्च नहीं होगा आपका। और मैंने कहा कि अगर प्लानिंग के साथ आप चल रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोई एग्जाम आपका आप फेल नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे स्कोर के साथ आगे बढ़ना है, तो अब 4 साल में आपका सीए कंप्लीट हो रहा है। 12वीं के बाद 4 साल में आपका जो है सीएस कंप्लीट हो रहा है, 4 साल में सीएमए कंप्लीट हो रहा है। आपका मिनिमम एक्सपेंडिचर, मिनिमम टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम आउटपुट देने वाला कोर्स है ये। आपको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस से लेकर वर्ल्ड वाइड जितने स्कोप है काम के, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उस पर भी गौर करने की बहरहाल जरूरत है। हमने एक प्रैक्टिकल कुछ लोगों को मोटिवेट करते हुए ये भी किया है कि अगर ऐसे बच्चे जो प्राइवेट कोचिंग की फैसिलिटी जहाँ अवेलेबल नहीं है, तो एक साहब है, उन्होंने ऐप अपना डाउनलोड किया, उसके चार्जेस उन्होंने पेड किए, उनके पास घर है बड़ा, एक कमरा दे दिया बच्चों को, आइए आप इस पर वीडियोस आप देखते बैठिए, और जो ऐप हमने डाउनलोड किया है वो ऐप के जो वीडियो लेक्चर्स है उसको सुनिए और उससे फायदा उठाइए। इसी तरह से कई ऐसी एक्टिविटीज हो सकती है कंबाइन। आपके जो पेरेंट्स एसोसिएशन है वो उस पर प्लानिंग करें। नेक्स्ट टाइम हम आपको, अगर इस मैदान में बच्चों को इम्प्रूव करना चाहते हैं वहां रहते हुए, चाहे वो सीएमए के मैदान हो, चाहे सीएस का मैदान हो, चाहे आपका जो है सीए का मैदान हो, चाहे आपको नीट में बच्चों को भेजना चाहते हैं, और या फिर आईआईटी जेई की तैयारी करना है, तो क्या ठोस प्लानिंग हो सकती है, उस पर कमेटी के आपके जो कोर मेंबर्स है उस पर कभी ऑनलाइन डिस्कशन हम कर सकते हैं इसकी प्लानिंग।
हम लास्ट में एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने कल भी कहा था, आप भी उसको रिपीट करके मैं अपनी गुफ्तगू कंप्लीट करूंगा कि सीए का जो मैंने रेफरेंस दिया है आज के डिस्कशन में, तो मैंने कहा आपसे कहा कि कल रहमानी 30 की जो एक्टिविटीज है भारत में, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फ्री ऑफ चार्ज है, उसमें कोई ट्यूशन फीस वो चार्ज नहीं करता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स इनकम, चाहे वो नीट की कोचिंग हो, JEE की कोचिंग हो या CS की कोचिंग हो, वो कोचिंग फ्री है। बच्चों को सिर्फ क्या पेड करना है, तो लॉजिंग, बोर्डिंग और स्टडी मटेरियल का जो एक्सपेंडिचर है, और 11-12 को जहां एडमिशन लेना है उनको यहाँ पर उसका जो एक्सपेंडिचर है वो पेरेंट शुड अफोर्ड। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। मैंने ये देखा कि भारत में सीए फाउंडेशन का जो रिजल्ट है, वो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट कभी 5%, 6%, 7%, कभी 10 और 11% हाईएस्ट होता है। रहमानी 30 के जो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट है लास्ट 3-4 ईयर्स से, वो मोर देन 46-47% है। और सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद, हेलो जी 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 सर, सीए फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद फिर बच्चे बीकॉम करते हुए अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पर जो है सीए इंटरमीडिएट और फाइनल की तैयारी करते हैं। उसमें रहमानी 30 सिर्फ गाइडेंस का प्रोसेस रखेगा। कुछ अच्छे कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज हैं, जैसे करेंटली औरंगाबाद शहर में, महाराष्ट्र में, वो बच्चे जो सीए फाउंडेशन क्लियर किए, सीए इंटरमीडिएट क्लियर किए, लेकिन फाइनल का स्टेप बड़ा टफ होता है और फाइनल क्लियर नहीं कर पाते, कुछ पेपर रह जाते हैं हर बार, तो फ्रस्ट्रेट होके बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं। तो ऐसे बच्चों को अच्छी कोचिंग अगर प्रोवाइड करके उनको सीए क्लियर करने में मदद हो सकती है, तो औरंगाबाद के सीए का एक ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने अभी इसी महीने में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उनका 100% रेसिडेंशियल एक सेंटर एस्टेब्लिश किया है। वो स्टूडेंट जो सीए फाइनल में आए हैं करीब, और वो फाइनल टच करके या 2-3 अटेम्प्ट कर चुके हैं, ऐसे बच्चों को जमा करके फ्री ऑफ कॉस्ट उनके रेसिडेंशियल का पूरा इंतजाम, लॉजिंग, बोर्डिंग को फ्री रखा है। यहाँ तक के कुछ नीडी बच्चे हैं जो ऑलरेडी कुछ मंथली अर्निंग का काम कर रहे थे, घर को सपोर्ट कर रहे थे, उनको कुछ स्कॉलरशिप देते हुए उनको वहां रखा गया है। आने वाले नवंबर में उनका फाइनल एग्जाम है। 10 बच्चे वहाँ एट प्रेजेंट कोचिंग पा रहे हैं। दुआ कीजिए कोई 10 के 10 बच्चे फाइनल क्लियर करके एक सीए के तौर पर मार्केट में आ सके। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास के स्टूडेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, उनको ये मौके है, ये मौके से फायदा उठा सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वेरी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम Nazmini Saab. I will request all the participants kindly submit your votes in the polls we have shared on our screen. If you want to give some feedback about the program, today's program, just we can mail. We can also mail on pwisb2015@gmail.com. I will repeat, pwisb2015@gmail.com. Before I'm closing, just on behalf of PWA team, we once again would like to thank you, sir, for your valuable in-depth details and your support. Time, in this busy schedules, you have taken out time for us. Surely we will keep in touch with you on regular basis for our parents community. Definitely we will take your advices seriously. Jazakumullah khair. Thank you. At last, I'll thank each and everyone who has participated in this program. Thank you all. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Jazakumullah.